गुड इवनिंग बेटा। अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में वेस्पर थ्योरी को अपन कंप्लीट करेंगे। 2 पॉइंट्स और हैं, इसके इजी पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है आप देखिए बेटा। तो वेस्पर थ्योरी अपन ने पढ़ लिए थे, वो सारे पॉइंट्स आपने कर लिए होंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वेस्पर थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट। इन एबीएक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एबीएक्स टाइप का मतलब है बेटा सेंट्रल एटम ए है, ये डिफरेंट टाइप का है, और एक्स क्या है, ये 3, इसकी जो वैलेंसी हुई है ना। एबीएक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन की फुल फॉर्म क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर देन ए, यानी ये है बेटा इससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की ज्यादा है देन ए, यानी एन से ज्यादा एफ की, यहां कम है बेचारे की, ठीक है। देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, मोर डिक्रीज लिख सकते हैं बेटा, ज्यादा डिक्रीज होगा कौन, बॉन्ड एंगल, ठीक है बेटा। तो चेक करते हैं, देखो सब दोनों का हाइब्रिडेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3, एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 198 और 20, ठीक है ना, डिग्री और 28 मिनट होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। लेकिन इसका डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कौन सा रिपल्शन है बेटा, ये वाला लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये भी रिपल्शन है बेटा, कौन सा है, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए कम तो होगा। तो इसका तो 107 हो गया, लेकिन इसका तो ज्यादा 102 हो गया, मतलब सारी चीजें सिमिलर है। तो बॉन्ड एंगल भी इसका 107 हुआ, तो इसका भी डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर भी रिपल्शन है, ये वाला यहाँ पर भी रिपल्शन है, लेकिन ये कम डिक्रीज हुआ, ये ज्यादा डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन ये तो पीछे बेटा बोर्ड के अंदर ये, तो अपन कहेंगे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो बॉन्ड पर रिपल्शन है वो कम डोमिनेंट हो जाएगा। तो कौन सा रिपल्शन भारी पड़ता है बेटा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ज्यादा पावरफुल है, किससे, बॉन्ड पेयर से। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसको दबा देगा, और दबने से कोई चीज ऐसे दबती है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे आप क्या हो गया, सेंट्रल एटम क्या हो गया बेटा, इसमें आपके नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, फिर कल बाय NF3 NCl3, ठीक है ना, और फिर कल बाय NBr3 और NI3। तो आपसे पूछेंगे बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा कम होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, F की ज्यादा है, इसकी कम, तो इसमें सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। देखो ज्यादा डिक्रीज मतलब कम, तो बॉन्ड एंगल NF3 में काफी कम हो गया, NH3 से कंपैरिजन से, ध्यान रखिए। तो ये कौन सा पॉइंट था इसका, ठीक है, सेकंड लास्ट। और एक लास्ट पॉइंट और है, वो अपन इसमें बेटा का अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन वेस्पर थ्योरी का। क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, व्हेन सेंट्रल एटम, ये रहा सेंट्रल एटम, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है ना, हैज वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके पास है डी वैकेंट, 3D होता है, इसके पास 2D नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, देन देयर इज ए मोर डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज होगा। बहुत शानदार एग्जांपल है वाटर और H2S, इसके पास भी 2 लॉन पेयर, इसके पास भी 2 लॉन पेयर, सब कुछ सेम है। यहाँ रिपल्सन कौन सा है कि लॉन पेयर रिपल्सन है, ये इसको यहाँ से दबा रहा है, ये भी दबा रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ये बात है, क्योंकि लॉन पेयर रिपल्सन सबसे पावरफुल रिपल्सन है। इसलिए हाइब्रिडेशन तो आपकी इसका भी sp3 आया है, हाइब्रिडेशन तो इसका भी sp3 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी रिपल्शन सेम है, कौन सा रिपल्शन है, लॉन पेयर रिपल्शन है, ये इसको दबा रहा है, ये भी इसको दबा रहा है, तो सब कुछ सेम है। फिर इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री क्यों रहा, और इसका 90 क्यों है, इतना कम क्यों हुआ। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि सेंट्रल एटम की हालत खराब है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है चक्कर, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी HH ही है, देखो दोनों जगह वो भी सेम है, ऊपर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। इसका रीजन है कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट स्पेस नहीं है, खाली नहीं है, तो वो धक्का जोर से मारेगा। देख खाली खोखला खुद ही धक्का, ठीक है ना, जब खुद ही वैकेंट है तो दूसरों को क्या रिपल्शन करेगा भैया। तो सेंट्रल एटम के पास वैकेंट 3D होता है, सल्फर के पास क्या है, पार्शियली फिल्ड है, ऑर्बिटल है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा डिग्री दबेगा ज्यादा। तो आपके पास पावर नहीं है, आप खुद ही खाली हो तो लोग आपको दबाएंगे, सीधी बात है। तो ये इसको दबा रहा है तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वेस्पर थ्योरी हमें सिखाती है कि बॉन्ड एंगल और शेप डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। क्यों? तो ये है वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ लेते हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरह की थ्योरीज है बेटा। फर्स्ट तो है वीबीटी और सेकंड पढ़ेंगे अपन एमओटी। तो वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके बाद में पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। तो वो हो जाएंगे और उसके बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड बचेगा। तो दो वीडियो और आएंगे, उसमें आपके सारा सिलेबस इस चैप्टर का सारा काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ द थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। दो थ्योरियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वीबीटी और एमओटी। वीबीटी की फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। साफ साफ दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सारा रोल है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एमओटी। एमओटी मतलब वो मोटी नहीं है। एमओटी की फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एटम्स जब मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उससे रिलेटेड थ्योरी है बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीटी। इट इज गिवन बाय द हिटलर एंड लंदन। ये हिटलर और लंदन ने 1927 में दी थी बेटा। इस थ्योरी के अपन मेन पॉइंट्स लिखेंगे। हाँ बेटा, अब देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द वीबीटी। तो इसको आप नोट डाउन कर लें पॉइंट्स से और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, मस्त मजा आएगा। क्या है इस थ्योरी, क्या चाहती है, देखिए। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी हेडिंग डालना, लिखे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट ये कहती है कि एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, शेयर करते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो वापस एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लें कि atoms do not lose their identity even after the formation of molecule. First point note कीजिए। Second point, the bond is formed due to the interaction of the valence electrons. जो bond बनता है वो valence cell के इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं ना बेटा, वो इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कम इलेक्ट्रॉन्स एज द कम क्लोज टू ईच अदर। इंट्रैक्शन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इंट्रैक्शन के कारण ही बच्चों बॉन्ड बनता है। बात करेंगे, अभी फॉर्मेशन सिखाऊंगा आपको। ओल्ड लैकिंग जो होती है ना बॉन्ड बनाने के लिए, जो अनपेयर्ड होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। और लास्ट है बेटा द स्टेबिलिटी ऑफ, यूं तो मेन में है और भी अपन बना लेंगे पॉइंट। द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो अपन सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एटम, व्हाई द एटम कंबाइन। एटम को कंबाइन होने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनकी एनर्जियां ज्यादा है और जब वो ओवरलैप करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसको समझते हैं डायग्राम से, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सीखते हैं। मेन बात है द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी कैसे आएगा बेटा, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मजा आएगा पढ़ने का। तो अपन लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, उससे आपको उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो वो क्या बात है बेटा, ध्यान दीजिए इधर। वो ये है बेटा कि हाइड्रोजन फॉर्मेशन सीख रहे हैं, H2 फॉर्मेशन आप सीख रहे हैं। तो पूरी बात जो आपको समझानी है वो ये है बेटा कि अपन एक ग्राफ बना रहे हैं। ये तो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा एक ग्राउंड लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है एनर्जी, है ना बेटा। और 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू और 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। और यहाँ लिखेंगे अपन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एटम्स की डिस्टेंस। तो आप बताओ कि एटम्स अनस्टेबल होते हैं क्योंकि बेचारे दूर दूर है काफी। हाइड्रोजन में अपन मान लेते हैं एक तो है Ha और दूसरा कौन सा है, दूसरा एटम को B दे देते हैं। इसको नाम दे देता हूं A एटम और इसको नाम दे देता हूं B एटम। कभी बहुत दूर पड़े। अब इनमें क्या होगा, इनको पास लाते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इधर तो बढ़ रही है, देखो। अब मेरे को तो पास लाना है तो उधर इधर लाना है इनको। तो ये बेचारे जब बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे, इंफिनिटी में बैठे हैं दूर दूर बहुत, है ना। अब ये पास आ रहा है तो इनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। ये थोड़े पास आए हैं बच्चों,
तो इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी कम। एनर्जी का ग्राफ मैं साथ साथ बना लेता हूँ, यहाँ है इसकी ज्यादा, ये थोड़ी कम। और जब ये नीचे यहाँ आके मिलेंगे तो ये, ठीक है ना, ये इसको यहाँ दिखा देता हूँ ऊपर, ये थोड़े पास आए हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब ज्यादा पास आएंगे बेटा तो ठीक है ना, यानी बॉन्डिंग बना लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, ये देखो ओवरलैपिंग। अब इससे पास तो आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी न्यूक्लियस रिपेल करने लग जाएंगे, सबसे ज्यादा ओवरलैप हो चुके हैं, सबसे ये बॉन्ड बन गया है। अब उसके बाद में और पास आ नहीं सकते, तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ने लगी। देखो एनर्जी का ग्राफ सबसे कम यहाँ एनर्जी है नेगेटिव, और इधर तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो गई है जब वो ओवरलैप करते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि जब एनर्जी कम होती है, देखिए नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या होती है बेटा, ज्यादा। ओके, तो एनर्जी रिलीज, जो दूर दूर थे एनर्जी ज्यादा थी, ये रही एनर्जी, और ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मिनिमम हो गई, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। अब और पास आ नहीं सकते क्योंकि रिपल्शन हो जाता है। अब हाउ ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा, तो उसके अंदर जो सारे फोर्सेज हैं वो बैलेंस होने चाहिए। टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेज बिकम इक्वल टू टोटल रिपल्सिव फोर्सेज। उसको समझना है तो बहुत आसान डायग्राम है, उससे समझते हैं कि एक एटम ए है बेटा, उसका न्यूक्लियस हो गया आपके Na, न्यूक्लियस को Na से दिखा दो। दूसरा एटम है, उसका न्यूक्लियस हो गया Nb, हाइड्रोजन एटम है, ये है Ha और ये हो गया Hb। इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपके Ea और इसका इलेक्ट्रॉन है Eb। ध्यान देना, न्यूक्लियस में सेम चार्ज होता है तो ये हो गया रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को धक्का मारेगा, ये रिपल्सन। हमेशा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो ये भी इसको धक्का मारेगा। लेकिन बच्चों ये प्लस, ये न्यूक्लियस इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है खींचने वाला, ये इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, ये प्लस है, न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है और ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्सेज कौन कौन से हैं, पहले हम बात कर लेते हैं धक्का मारने वाले रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्सेज कौन कौन से हैं, एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रिपल्शन हो रहा है साहब, ये धक्का मार रहा है, ये बी लगाओ यहाँ पे। एक है साहब इलेक्ट्रॉन ए और ईबी, ये भी इलेक्ट्रॉन भी धक्का मारेगा। तो धक्के मारने वाले तो दो जने ही हैं, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास ही आएगा ना। तो धक्के मारने वाले दो जने, खींचने वाले चार जने, चार फोर्स हैं, ये तो हो गया रिपल्सिव फोर्सेज। अब अपन देख लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन कौन से हैं, यहां से पता चल जाएगा। Na अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। Nb अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट अपने पास बुला रहा है, ठीक है बेटा। ये Na क्या कर रहा है, Eb को अपने पास बुला रहा है, इस पड़ोसी को भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और Nb क्या कर रहा है, Ea को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये इसको खींच रहा है एक, इसको खींच रहा है दो, ये इसको खींच रहा है तीन, और ये इसको खींच रहा है चार। तो ये कौन से फोर्सेज हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्सेज कम है। ड्यू टू दिस एटम्स आर कम क्लोजर एंड फॉर्म ए बॉन्ड। तो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। यह है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।